है। ये देखिए जैसे ये राइस और शुगर केन, अब आप शुगर केन में देख रहे होंगे बिल्कुल पत्तियां व्हाइटिश हो गई और ऊपर की पत्तियां हैं। तो अगर आप में कोई गन्ने भी लगा रहे हैं, शुगर केन फार्मर है, आपको ऐसा अगर लक्षण दिखाई देता है तो 100% वो आपके आयरन की डिफिशियंसी है। इसी तरह से टमाटर के अंदर आप जैसे मैंने कहा कि जो यंग लीव होती है उनके अंदर आती है इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, इस तरह के लक्षण शुरू में दिखेंगे। और ये पत्ती के जैसे इसमें जो ये कंपोजिट लीफ है एक तरह से, इसकी जो साइड की जो छोटी पत्तियां होती है उनमें नीचे से इसके सिम्टम चालू होते हैं और धीरे धीरे फिर वो पूरी पत्ती जो है वो येलोइंग कलर में हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये आयरन की डिफिशियंसी होगी टमाटर के अंदर। इसी तरह से लेग्यूम्स है, जैसे ये चवले का फोटो है, कॉलीफ्लावर की ये नर्सरी का फोटो है, इस तरह के आपको अगर सिम्टम दिखाई देते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस तो ये डेफिनेटली जो है आयरन की डिफिशियंसी है। मिर्ची, मैं कहूंगा मिर्च के अंदर खास करके जो जयपुर रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा डिफिशियंसी आती है, बहुत ज्यादा। और इवन फार्मर्स का ये फीडबैक भी है कि साहब ये आने के बाद में ठीक नहीं होती। उसका रीजन मेन है कि जो आयरन वो दे रहे हैं वो पौधे को अवेलेबल ही नहीं हो पाता, वो हम आगे देखेंगे उसको। लेकिन मिर्ची में भी इस तरह से डिफिशियंसी आती है और पूरी कई बार ज्यादा डिफिशियंसी होने से जो टॉप पार्ट है वो पूरा पीला पीला हमको खेत में भी अलग से वो पैचेस नजर आते हैं। इसी तरह कैप्सिकम अगर आप लगाते हैं, शिमला मिर्ची, उसमें भी इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। ये कुकर बिट्स में है, जैसे इंटरवेनल क्लोरोसिस इस तरह से दिखाई देती है। मूंगफली में भी बहुत ज्यादा इसकी कमी आती है। जैसे मैंने इसमें आप देखो इसमें सीवियर डिफिशियंसी है, जो मूंगफली ग्राउंडनट है, तो इसमें आप जो पत्ती है वो व्हाइट कलर की होना चालू होगी एक तरह से। तो इस तरह के हमको सिम्टम दिखाई देते हैं इसके अंदर। तो ये क्लियर कट जो है आयरन की डिफिशियंसी है। ये ग्रेप्स जो अंगूर होता है उसकी पत्तियां हैं, इनमें देखिए आप जो लेफ्ट साइड में फोटो है, इसमें जो लेफ्ट साइड में नीचे कोने में फोटो है वो हेल्दी लीफ है। और फिर इसमें धीरे धीरे कैसे वो आगे डेवलप होती है, तो धीरे धीरे करके वो व्हाइटिश हो जाती है पत्ती। तो इस तरह के कमी के लक्षण इसमें आते हैं। अब हमको अगर इसको कमी हमने देखी, अब इसको पूर्ति कैसे कर सकते हैं। फर्टिलाइजर में हमारे पास में चिलेटेड का मैंने अलग से इसमें इस बार बनाया, क्योंकि चिलेटेड पे काफी सारी जानकारी अलग से थी, इसलिए उसको मैंने अलग रखा है। अगर हमको सोयल एप्लीकेशन देना है तो हमारे पास में दो तरह के ऑप्शन आते हैं, फेरस सल्फेट और फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसके अंदर फेरस अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन भी होती है। अगर आपको मैं कहूंगा इसमें से अगर 2 नंबर जो फेरस अमोनियम सल्फेट अगर आपको अवेलेबल होता है तो वो आप यूज कीजिए। फेरस सल्फेट भी बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, लेकिन जो रिसर्च पाई गई है उसके हिसाब से सोयल एप्लीकेशन के लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं है अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 या उससे ज्यादा है। रीजन ये कि उसका ऑलमोस्ट 50% जो पार्ट है वो इनसोल्युबल फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि जैसा हमने देखा पीएच का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो आयरन की अवेलेबिलिटी पे पड़ता है। तो अगर हम फेरस सल्फेट डालेंगे तो वो आपका हाई सोयल पीएच के अंदर वो इनसोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ये सोच के खुश होते हैं कि हमने खाद दे दिया साहब, हमने आयरन डाल दिया जी, फिर भी हमारी कमी आ रही है। लेकिन मिट्टी का रिएक्शन हमने नहीं जाना कि मिट्टी में जाने के बाद उस फेरस सल्फेट का क्या हुआ। तो अगर आपकी मैं कहूंगा हाई सोयल पीएच है, वहां पे आप फेरस सल्फेट का प्रयोग न करें या बहुत कम करें। उसके अल्टरनेट क्या है वो भी हम देखेंगे। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि चिलेटेड के अंदर हमारे पास में काफी सारे ऑप्शन हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिलेटेड होता क्या है। काफी शायद हमने ये वर्ड सुना है कि चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो चिलेटेड का जो अर्थ होता है सिंपल, जैसे कोई मान लो वीआईपी आदमी होते हैं वो अपने साथ गार्ड रखते हैं, ऐसे ही जो मेटल्स होते हैं,
मेटल्स में कौन से न्यूट्रिएंट आते हैं? सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो एक तरह से मेटेलिक न्यूट्रिएंट है। तो वो क्या होते हैं, उनकी बहुत सारे जब जमीन में जाते हैं तो उनको गार्ड की जरूरत पड़ती है। यानी अगर वो गार्ड उनके साथ नहीं रहेगा, जैसे वीआईपी के साथ कोई गार्ड नहीं है, तो कोई भी उनको आके मेरे जैसा उनसे कैसा आप वो क्या बोलते हैं उसको, अपना वो दे दो, सिग्नेचर दे दो, इस तरह से करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट हम सोइल में देते हैं तो क्या होता है, वो जो गार्ड नहीं अगर उनके साथ में होगा तो वो जाके इनसोल्युबल फॉर्म में हो जाएगा। तो एक तरह से जैसे वीआईपी के साथ गार्ड होता है, वैसे चिलेटेड न्यूट्रिएंट क्या करता है, उसको गार्ड बन के उसके साथ चलता है। जैसे कैश वैन होती है, उसमें गार्ड होते हैं, कोई पैसा चुरा ना ले, ऐसे ही उसके साथ में न्यूट्रिएंट के साथ में गार्ड चलता है कि उस गार्ड कोई उसको न्यूट्रिएंट को दूसरा इधर उधर हो सकता पता लगे, आयरन को कैल्शियम के साथ में अटैच हो गया, एल्यूमिनियम के साथ में अटैच हो गया, हाई पीएच है इसलिए वो इनसोल्युबल फॉर्म में हो गया। तो चिलेटेड जो वर्ड है वो ऐसा होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के भी होते हैं और सिंथेटिक चिलेट्स भी आते हैं, जो एक तरह से उस न्यूट्रिएंट्स को गार्ड का काम करते हैं, उसको दूसरी जो होते हैं उनके साथ में रिएक्शन नहीं होने देते, इनसोल्युबल फॉर्म में उसको नहीं जाने देते, इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ भी उसको रिएक्शन नहीं करने देते, उसको सेफ बना के रखते हैं रूट जोन के अंदर। और जैसे ही पौधा उसको अपटेक कर लेता है उसके बाद उससे अलग हो जाते हैं। यानी उसको अपने घर तक पहुंचाने के बाद में कि भाई साहब आप सुरक्षित घर पहुंच गए हैं, अभी अब आप जा सकते हैं। तो इस तरह से वो काम करते हैं, चिलेटिंग एजेंट जिसको हम कहते हैं, इस तरह से वो चिलेटेड होते हैं। अब ये हम देखेंगे कि कितने तरह के चिलेटेड एजेंट हैं जो अवेलेबल हैं। मैं कहूंगा कि इसमें बहुत सारे, मैंने काफी जब इसमें डाला तो मेरे को इतने सारे रिसर्च पेपर और इतने सारे चिलेटिंग एजेंट्स मिले जिसकी लिमिटेशन नहीं है। सिंपल जैसे एक सिट्रिक एसिड आता है। अभी चिलेटिंग एजेंट्स जैसे गार्ड की मैं बात करूंगा। अब गार्ड कैसा होना चाहिए, मान लो गार्ड अगर मजबूत नहीं है तो क्या होगा, वो पता लगे वो रास्ते में उसको छोड़ के कुछ हमला हुआ तो वो गार्ड सबसे पहले भग गया। तो इसलिए जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं उनकी कैटेगरी है, और चिलेटिंग एजेंट्स पे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो पीएच का पड़ता है। कि कुछ ऐसे चिलेटिंग एजेंट है जो हाई पीएच होने पे उस जो न्यूट्रिएंट का साथ छोड़ देते हैं, यानी उसके साथ नहीं चलते, वो उससे बेचारे अलग हो जाते हैं कि भाई साहब अभी मेरी पार नहीं पड़ेगी, आप चाहे रास्ते में रहो चाहे पौधे में जाओ, मेरे को छोड़ दो। तो इसी तरह से जैसे सिट्रिक एसिड है, एक ईडीटीए है, डीटीपीए है, ईडीडीएचए है, इस तरह के ये कुछ है जो चिलेटिंग एजेंट्स है। मैं कहूंगा आप इनकी शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। जो मैंने इनका डिटेल भी लिखा है वो थोड़ा सा बड़ा टिपिकल होता है याद रखना, आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। अभी इनमें आप देखेंगे कि इनमें कौन सा जो है वो बेटर है। जैसे इतने सारे जो चिलेटिंग एजेंट है, इनमें से कौन सा बेटर है। सिट्रिक एसिड जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए जैसे ही अगर 6 से पीएच ऊपर जाएगा वो पौधे को अवेलेबल नहीं होगा, वो उसका साथ छोड़ देगा न्यूट्रिएंट का। इसका मतलब हमारी मिट्टी का पीएच अगर 6 से ज्यादा है तो हम सिट्रिक एसिड को काम में नहीं ले सकते। इसी तरह से अगर ईडीटीए फॉर्म है, न्यूट्रिएंट का ईडीटीए फॉर्म, ये बात हो रही है अभी आयरन की, चिलेटिंग एजेंट्स के साथ में आयरन, ये आयरन के साथ में स्पेशल चीजें जुड़ी हुई है। अदर न्यूट्रिएंट जो हैं उनके साथ में अलग रिएक्शन है, आयरन के साथ में अलग रिएक्शन है, क्योंकि आयरन जैसे मैंने कहा लो पीएच पे ही प्लांट को अवेलेबल होता है। तो इसलिए जो ईडीटीए आयरन है वो भी अगर आपका 6.5 से ऊपर पीएच जाता है तो पौधे को अवेलेबल नहीं होता। ईडीटीए आयरन पौधे को अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप ईडीटीए आयरन दे रहे हैं पौधे को और आपका पीएच है वो 6.5 या 7 से ज्यादा है, पौधे को अवेलेबल नहीं होगा या 50% ही अवेलेबल होगा। अब हम बात करते हैं डीटीपीए, जो ये क्या है, चिलेटिंग एजेंट है। डीटीपीए जो है वो 7 पीएच तक काम करता है, हालांकि उसके ऊपर अगर 8 पीएच तक होगा तो 60% अवेलेबल होगा, 40% अवेलेबल नहीं होगा। अब हमारे पास हम कहेंगे कि फिर रास्ता क्या बचा, रास्ता बचा है एक फॉर्म और आती है जिसको ईडीडीएचए कहते हैं, अवेलेबल भी है ये मार्केट के अंदर। ये ऐसा है जो मजबूत वाला है गार्ड,
ये क्या करता है, ये 9 pH तक उसके साथ में जुड़ा रहेगा। और मेरे हिसाब से हमारी यहाँ पे जितनी भी सोयल हैं उनका जो पीएच है वो 9 तो शायद ही किसी का होगा, उससे कम ही होता है। यानी हमारे लिए यहाँ पे कौन सा चिलेटिंग एजेंट बेस्ट है, EDDHA। इस फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल भी है, मैंने कुछ इसमें देखे भी हैं, मैं आगे शेयर भी करूंगा। तो वो वाला अगर आप सोयल एप्लीकेशन कर रहे हैं या आप ड्रिप के थ्रू आयरन देना चाहते हैं तो EDDHA वाला जो आयरन है अवेलेबल है वो आपको देना है। ये जो आयरन है ये ऑलमोस्ट 90 to 95% प्लांट को अवेलेबल होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाले जो हमने DTPA या EDTA जो देखे हैं। ये एक मेरे को इस पे अगेन मैं वही स्लाइड दिखा रहा हूँ एक तरह से, इसमें इधर ये ग्राफिकल भी दिखाया हुआ है। एमिनो एसिड भी एक तरह से चिलेटिंग एजेंट है। एमिनो एसिड जो हम एमिनो एसिड डालते हैं, कई बार हम फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए भी डालते हैं, बहुत अच्छी चीज है। और वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के साथ में आपका चिलेटिंग एजेंट भी है। तो अगर आप एमिनो एसिड थ्रू ड्रिप देते हैं या एमिनो एसिड आप माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आजकल कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं 5-6 तरह के पोषक तत्व एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ हम अगर देते हैं तो भी इसका जो एडिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। एडिटिव कैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का अपटेक ज्यादा होगा प्लस एमिनो एसिड अपने आप में एक ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करेगा पौधे के लिए, तो डबल काम करेगा। लेकिन ये एक पुअर चिलेटिंग एजेंट है, ज्यादा अच्छा नहीं है। इसी तरह से जो सिट्रेट्स जैसे मैंने सिट्रिक एसिड का कहा था वो भी एक तरह से पुअर जो है चिलेटिंग एजेंट्स हैं। HEDTA भी एक तरह का चिलेटिंग एजेंट है जो आपका आप देख रहे होंगे 7-8 pH तक काम करता है। EDTA है वो भी 7-8 तक काम करता है, उसके बाद में काम नहीं करता है। इसी तरह से DTPA जैसे मैंने कहा था 9 pH तक काम करता है, लेकिन इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं EDDHA वाली जो लाइन है वो 100% पे है, वो आपकी 100% तक अवेलेबल होती है। तो इसका मतलब जो आयरन है और जो चिलेटिंग एजेंट है जो आयरन के साथ हम जुड़े हुए हैं, और हम अगर चिलेटेड आयरन कोई भी यूज कर रहे हैं तो उसमें से कौन सा चिलेटिंग एजेंट है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। अभी ये एक और टेबल है, इसमें बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा लिखा हुआ है। ये कुछ इसकी फॉर्म है। EDTA 4 से 6 pH में काम करेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो IDHA एक है वो भी चिलेटिंग एजेंट है, वो 4 से 6 में काम करेगा। DTPA आयरन आता है वो 4 से 7 के बीच में काम करेगा। EDDHA जैसे मैंने कहा था 4 to 9। तो अगर हमको सोयल एप्लीकेशन करना है मिट्टी में, अभी हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, हम अभी स्प्रे पे नहीं आए हैं, स्प्रे पे अभी अपने उसको अलग से लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह से ये काम करेंगे। ये सोयल एप्लीकेशन FHBED भी एक इसका चिलेटिंग एजेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी 4 to 12। इवन फॉरेन कंट्रीज में अगर उसको भी आप कई ग्रोवर्स यूज करते हैं, मे भी इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, लेकिन यहाँ तक हमको जाने की जरूरत नहीं है, अपना काम EDDHA तक हो जाएगा और वो यहाँ पे अवेलेबल है। अभी एक थोड़ा सा टाइम शॉर्ट रह गया है, तो मैं कहूँगा कि एक हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में हम सभी फिर वापस से जुड़ेंगे। और एक तो जो हमारा ये बच गया है अभी चिलेटिंग एजेंट्स का जो चल रहा है, ये जो बचा हुआ है इसको पूरा करेंगे और इसके बाद में आपके जो कोई इसमें क्वेश्चन आंसर है वो लेंगे। इसके अलावा एक जैसे मैंने कहा था फेरस सल्फेट, अभी मतलब गणित पूरी बदल गई है मेरी भी, पहले भी मैं फेरस सल्फेट डलवाता था, ऐसा नहीं है फेरस सल्फेट अच्छा नहीं है, उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। तो एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे हम जस्ट 5 मिनट का, और उसके बाद में फिर हम दोबारा से जुड़ते हैं। थैंक यू।